शून्य की प्रतिध्वनि, द एको ऑफ जीरो। तारीख 13 मई 2050 की वह सुबह इतिहास के पन्नों में काले अक्षरों से भी अधिक स्याह होने वाली थी। किसी ने सोचा भी नहीं था कि इंसानी महत्वाकांक्षा एक दिन कुदरत के सीने पर ऐसा घाव करेगी जिसकी भरपाई सदियों तक नहीं हो पाएगी। सुबह के ठीक 9:04 पर आसमान का रंग बदला और एक ऐसी रोशनी हुई जिसने हजारों सूर्यों की चमक को भी फीका कर दिया। वह परमाणु विस्फोट था, विनाश का वह तांडव जिसने चंद पलों में हजारों सालों की सभ्यता को राख की ढेरी बना दिया। पाताललोक का सन्नाटा। जमीन से सैकड़ों फीट नीचे प्रोजेक्ट सुरक्षित के नाम से बने एक विशाल बंकर में सन्नाटा पसरा था। इसे आम भाषा में लोग पाताललोक कहने लगे थे। यहाँ की दुनिया ऊपर की दुनिया से बिल्कुल अलग थी। यहाँ न तो धूल थी, न गर्मी और न ही रेडियोधर्मी हवाओं का खौफ। यहाँ सब कुछ नियंत्रित था, हवा की शुद्धता से लेकर रोशनी की तीव्रता तक। मिट्टी का वो मटका आज भी उस पुरानी दुनिया की खुशबू लिए हुए है जिसे हम पीछे छोड़ आए। आर्यन इसी बंकर के सेक्टर 4 में रहता था। उसने आज अपना सबसे पसंदीदा सफेद सूती कुर्ता पहना था। उसके कमरे में एक कोने में मिट्टी का मटका रखा था, जिसकी सोंधी खुशबू उसे उस पुरानी दुनिया की याद दिलाती थी जिसे वह खो दर्ज का था। उसके ठीक बगल में एक छोटी सी मेज पर तुलसी का पौधा लगा था। यह पौधा केवल एक वनस्पति नहीं था, बल्कि बंकर के लोगों के लिए उम्मीद का आखिरी प्रतीक था। आर्यन रोज उसे पानी देता और उसकी पत्तियों को सहलाता, जैसे वह किसी जीवित प्राणी से बात कर रहा हो। बंकर की दीवारें मोटी कंक्रीट और लेड, सीसा की परतों से बनी थी, जो रेडिएशन को अंदर आने से रोकती थी। लेकिन ये दीवारें दर्द और अकेलेपन को अंदर आने से नहीं रोक पाती थी। सतह का नरक। उसी समय जमीन के ठीक ऊपर मंजर किसी खौफनाक दुःस्वप्न जैसा था। जहां कभी ऊंची इमारतें, शोर शराबे वाली सड़कें और चहचहाते बच्चे हुआ करते थे, वहां अब केवल मलबे का ढेर और नारंगी रंग का जहरीला धुआं बचा था। आसमान का नीला रंग गायब हो चुका था और उसकी जगह एक अजीब सी काली और नारंगी धुंध ने ले ली थी। कबीर, जो आर्यन का सबसे अच्छा दोस्त था, उस समय शहर के बाहरी इलाके में था जब विस्फोट हुआ। वह बंकर तक नहीं पहुंच सका था। उसने एक भारी औद्योगिक गैस मास्क पहन रखा था और अपने फटे हुए नेहरू जैकेट के ऊपर एक मोटा लेदर जैकेट डाल लिया था ताकि उसकी त्वचा सीधे रेडिएशन के संपर्क में न आए। कबीर के चारों ओर जो दुनिया थी, वह पहचानने लायक नहीं बची थी। ऐतिहासिक मीनारें ढह चुकी थीं और हवा में हर समय राख और धातु के कण तैर रहे थे। पोर्टल का मिलन। बंकर के मुख्य नियंत्रण कक्ष में एक विशाल गोलाकार डिजिटल खिड़की थी। यह असल में एक संचार पोर्टल था जो सतह पर लगे कुछ बचे हुए सेंसरों और कैमरों से जुड़ा था। आर्यन रोज वहां जाता था, इस उम्मीद में कि शायद कोई जीवित बचा हो। अचानक पोर्टल की स्क्रीन पर हलचल हुई। धुंध के बीच एक आकृति दिखाई दी। आर्यन का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने पोर्टल के पास जाकर चिल्लाया, कबीर, क्या तुम मुझे सुन पा रहे हो? दूसरी तरफ से एक धीमी और भारी आवाज आई, जो गैस मास्क के फिल्टर से छनकर आ रही थी। आर्यन, भाई, क्या तुम हो? आर्यन की आंखों में आंसू आ गए। उसने पोर्टल के कांच पर अपना हाथ रखा। हाँ भाई, मैं हूं। तुम कहाँ हो? जल्दी से सेक्टर 9 के इमरजेंसी गेट की तरफ आओ, हम तुम्हें अंदर ले लेंगे। कबीर ने अपना सिर धीरे से हिलाया। उसने एक टूटी हुई दीवार का सहारा लिया और पोर्टल के कैमरे के करीब आया। बहुत देर हो चुकी है आर्यन।
रेडिएशन मेरे फेफड़ों तक पहुंच चुका है। और वैसे भी मैं अंदर आकर क्या करूंगा? क्या वहां खुली हवा मिलेगी? क्या वहां चांद की चांदनी है? सुरक्षा बनाम स्वतंत्रता। आर्यन ने भावुक होकर कहा, कबीर, यहाँ हम सुरक्षित हैं। यहाँ हमारे पास खाना है, साफ पानी है और तुलसी का वो पौधा भी हरा है जो हमने साथ लगाया था। तुम बाहर मत रहो, वहाँ केवल मौत है। कबीर थोड़ा हंसा, लेकिन उसकी हंसी खांसी में बदल गई। आर्यन, तुम्हारी दुनिया सुरक्षित तो है, लेकिन वह एक सुंदर जेल जैसी है। तुम सफेद कुर्ते में साफ सुथरे बैठे हो, लेकिन तुम्हारी आंखों में कैद का डर है। मैं यहाँ असुरक्षित हूँ। मेरे चारों ओर मौत का नाच है, लेकिन मेरे सिर के ऊपर वही आसमान है जिसके नीचे हम पले बड़े। भले ही यह आसमान अब जहरीला हो गया है, पर यह असली है। आर्यन ने मटके की ओर इशारा किया। देख भाई, मैंने आज भी मटके का ही पानी पिया है ताकि उस मिट्टी की महक महसूस कर सकूं। मैं यहाँ तुम्हारी और हमारी यादों को जिंदा रखने की कोशिश कर रहा हूँ। कबीर ने खिड़की के कांच पर अपनी गंदी और राख से सनी उंगलियों से एक छोटा सा गोला बनाया। यादें ही इंसान को जिंदा रखती हैं, आर्यन। तुम अंदर रहकर इंसानी नस्ल को बचा रहे हो, और मैं बाहर रहकर इस मिट्टी के आखिरी सफर का साथी बना हुआ हूँ। तुम लोग अंदर हो इसीलिए सुरक्षित हो, और हम बाहर हैं इसीलिए बेसहारा हैं। पर सच तो ये है कि हम दोनों ही सजा काट रहे हैं, तुम कैद की और मैं मौत की। अंतहीन इंतजार। बातचीत के दौरान पोर्टल की लाइट बार बार झपझपा रही थी। बाहर का रेडिएशन धीरे धीरे कैमरों और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को नष्ट कर रहा था। कबीर ने अपनी जेब से एक पुरानी तस्वीर निकाली जो अधजली थी। वह उनके बचपन की तस्वीर थी। उसने उसे कैमरे के सामने रखा। आर्यन, कबीर ने धीमी आवाज में कहा, जब कभी सूरज फिर से साफ निकले, जब कभी ये हवा फिर से खुशबू से भर जाए, तब इस बंकर से बाहर आना। तब अपने उस तुलसी के पौधे को इस जमीन पर लगाना। मेरी राख शायद उस पौधे को खाद बनकर खाद देगी। हार मत मानना भाई। आर्यन फूट फूट कर रोने लगा। कबीर, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता। कबीर ने अपना हाथ उठाया, जैसे वह आर्यन को अलविदा कह रहा हो। तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे पास वो मटका है, वो यादें हैं। मैं जा रहा हूँ, आर्यन, उस आखिरी सुकून की तलाश में जो इस धुएं के पीछे कहीं छिपा है। अचानक पोर्टल की स्क्रीन सफेद हो गई। कनेक्शन टूट गया। पाताल लोक में फिर से वही भयानक सन्नाटा छा गया। आर्यन ने अपना सिर पोर्टल के ठंडे कांच पर टिका दिया। उसके हाथ में तुलसी का एक पत्ता था जो उसने अनजाने में तोड़ लिया था। नारंगी आसमान और जहरीली हवाएं। खंडहरों के बीच खड़ा इंसानियत का आखिरी गवाह। निष्कर्ष। ऊपर की दुनिया में धुआं और गहरा हो गया था। परमाणु विस्फोट ने शहरों को तो मिटा दिया था, लेकिन दो दोस्तों के बीच की उस आखिरी बात को नहीं मिटा पाया। आर्यन अब बंकर का वो हिस्सा बन गया था जो भविष्य की उम्मीद संभाले हुए था, जबकि कबीर उस अतीत का हिस्सा बन गया जो राख के साथ हवा में विलीन हो चुका था। इंसानियत आज दो हिस्सों में बनती थी, एक जो बचने के लिए जमीन में छिप गई थी, और दूसरी जो आजाद रहने की कीमत अपनी जान देकर चुका रही थी। पाठकों से सवाल: क्या आपको लगता है कि इंसान की बढ़ती दूरियां और आधुनिक हथियार हमें वाकई पाताल लोक जैसे भविष्य की ओर धकेल रहे हैं? हम आज इस विनाश को रोकने के लिए क्या कर सकते हैं? पाठकों से सवाल: अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। आपकी एक प्रतिक्रिया इस कहानी को और भी सार्थक बना